Hello and welcome. This is the chapter 2 of class 8. इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाएगा कि कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो कैसे एक पावर बन गई, कैसे उसने हमें गुलाम बना लिया, मतलब हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इस चैप्टर का भी नाम यही है। द कंपनी स्टैब्लिशेस पावर, की कंपनी ने अपनी पावर, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर कैसे स्टैब्लिश कर ली। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब जो है लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। कौन? औरंगजेब। ही एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नोन एज इंडिया, उसने एक बहुत बड़ी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया था, बहुत ज्यादा बड़े हिस्से पर, जिसका नाम है इंडिया। इंडिया में रहते हैं ना हम लोग। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, डेथ कब हुई? 1707 में उसकी डेथ हुई। मैनी मुगल गवर्नर्स, यानी जिन्हें सूबेदार भी बोला जाता था, एंड बिग जमींदार्स बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी इन एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम, उन्होंने क्या करा? अपनी अथॉरिटी दिखानी शुरू कर दी, यानी अपने आप को ना बड़ा दिखाना शुरू कर दिया। जो वहां पे कौन से गवर्नर थे, यानी सूबेदार और जमींदार थे, उन्होंने क्या करा? औरंगजेब के मरते ही अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी, यानी उन्होंने फिर दोबारा कब्जा करना शुरू कर दिया जो जो एरिया उनके अंडर में आता था। As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. जब सब जगह लोगों ने अपना अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया, अपना अपना किंगडम बनाना शुरू कर दिया, तो दिल्ली जो था वो उतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि दिल्ली से ही पहले ऑपरेट कर रहे थे सबको मुगल। अब दिल्ली उतना पावरफुल रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि बाकी जगहों पे भी हर आदमी ने अपना अपना किंगडम बना लिया, अपना अपना एरिया बना लिया। By the second half of the century, however, new power was emerging on the political horizon. The British, और second half of the century यानी 18वीं शताब्दी के आखिर तक 1750 के आसपास एक नई पावर एमर्ज हुई जिसका नाम था ब्रिटिश। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to the acquired territories? ब्रिटिश आए तो बहुत छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी बनकर थे, यानी एक छोटी सी व्यापार करने वाली, यानी बिजनेस करने वाली कंपनी बन के आए थे। और आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरी की पूरी टेरिटरी एक्वायर कर ली इंडिया की। और जैसे ही उन्होंने टेरिटरी को कब्जा करा, हाउ देन डिड दे कम टू बी द मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर, और वो इस इतने बड़े एम्पायर के मास्टर कैसे बन गए, जहां पर राजपूत भी थे, जहां पर मौर्यास भी थे, जहां पर मुगल्स भी जिन्होंने राज कराए, वहां पर एक छोटी सी कंपनी ने पूरे इंडिया पर राज कैसे करा? तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के पास क्या थी? फाइनेंशियल पावर बहुत अच्छी रही होगी, मिलिट्रिकल पावर बहुत अच्छी रही होगी। तो कोई भी कंपनी तभी पावरफुल बन पाएगी जब उसके पास या तो फाइनेंशियल एड होंगी या मिलिट्रिकल पावर होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास फाइनेंशियल एड भी थे, क्योंकि वो कंपनी थी, बिजनेस करती थी, प्लस उनके पास मिलिट्री भी थी अपनी खुद की। ये पहली कंपनी है जिसके पास अपनी खुद की मिलिट्री भी है, ठीक है ना। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दीज केम अबाउट, इस चैप्टर में ही आप पढ़ोगे कि ये हुआ कैसे। तो उसमें एक फोटो दिया हुआ है जिसमें है फिगर नंबर 1, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉडसन। बहादुर शाह जफर और उनके बच्चों को अरेस्ट कर दिया गया कैप्टन हॉडसन के द्वारा। आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यूड बाय सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट। औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल रूलर बचा नहीं था, बट जो था मुगल एम्पायर का जो दौर था वो भी फिर भी चल रहा था। इनफैक्ट व्हेन अ मासिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor, at the same time was seen as the natural leader. जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो बहादुर शाह जफर जो थे उसमें लीडर बने। जब लोग जो थे लाल किला गए बहादुर शाह जफर के पास, और उन्होंने लोगों ने कहा कि आप क्या करिए, हमें लीड करिए। Once the revolt was put down by the company, जब रिवॉल्ट रोक दिया गया, किसके बाद, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बहादुर शाह जफर was forced to leave the kingdom and his son was shot in cold blood. बहादुर शाह जफर को कहा गया कि आप ये किंगडम छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बूढ़े थे, और उनके बच्चों को क्या करा? उन्होंने गोली मार दी। तो इस तरीके से कंपनी ने अपना दबदबा बनाना शुरू करा इंडिया के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ईस्ट से आई थी।
In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, इंग्लैंड के रूलर उस टाइम पर, उन्होंने उनसे चार्टर साइन करा लिया, यानी कि एग्रीमेंट ले लिया कि हम लोग क्या है, ट्रेड करना चाहते हैं ईस्ट में. दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद ईस्ट इंडिया कंपनी. और उसमें यह भी लिखा था कि और कोई भी इंग्लैंड का ट्रेडर ग्रुप या ट्रेडर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने नहीं आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं करेगी. विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियन. इस चार्टर के बाद कंपनी जो थी ओशियंस पे, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, सारे ओशियंस के ऊपर जितना भी बिजनेस हो सकता वो सारा का सारा उन्होंने ही एक्वायर कर लिया. लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, नई नई जमीनें ढूंढते थे वो, नए नए देश ढूंढते थे. फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइस, जहां पे वो गुड्स को जो है कम दामों में खरीदते थे. एंड कैरी देम बैक टू यूरोप एंड सेल एट हायर प्राइसेस, और उनको कम दामों में खरीदने के बाद यूरोप ले जाया करते थे और वहां पर हाई दामों में यानी ज्यादा दामों में बेचा करते थे. The company did not have to fear competition from other British trading companies. कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरीके का डर नहीं था कि और कोई कंपटीशन में उनके आएगा. ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई डर नहीं था कि इंग्लिश और भी कोई कंपनी वहां पर आएगी, क्योंकि उनको क्या मिल गया था, वहां पे चार्टर मिल गया था, एक तरीके का एग्रीमेंट मिल गया था कि और कोई कंपनी यहाँ पर नहीं आएगी. मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज, मर्सल्टाइल वो कंपनीज होती है जो क्या करती है, सस्ते दामों में चीजें खरीदती है और उन्हें हाई प्राइसेस पर बेचा करती है. ट्रेडिंग कंपनी इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर. वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उस टाइम पर बनाया करते थे ताकि वो कम दामों में यहाँ से चीजें खरीदे, जिन भी देशों से उन्हें सामान सस्ता मिला करता था, और उन्हें यूरोप में जाके हायर प्राइसेस पर बेचना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया. The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the Eastern market. और इस चार्टर के अंदर, जो ये रॉयल चार्टर था, यानी जो क्वीन ने लिखा था वो रॉयल चार्टर था, उसके अंदर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जो इंग्लिश कंपनीज थी उनको रोकने की बात थी, बट और कोई यूरोपियन कंट्री जो थी वो वहां पर आ सकती थी, ऐसा कुछ नहीं था. तो जो यूरोप की और भी कंट्री कंपनीज हैं जो यूरोप से आती थी, तो वो लोग तो वापस से बिजनेस करा ही करती थी इंडिया के अंदर. तो उस चार्टर की वजह से उन्होंने क्या करा, उन्हें तकलीफ होने लगी कि यार ऐसा तो नहीं है, सिर्फ इंग्लिश कंपनीज को रोकने से हम लोग प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते, हम लोगों को इन सारी ही कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा. बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, पहला जो था शिप जो था उतरा था वो वेस्ट कोस्ट अफ्रीका में इंग्लिश का, राउंड द केप ऑफ गुड होप, ये एक जगह है अफ्रीका के अंदर, एंड क्रॉस द इंडियन ओशियन, द पोर्टुगीज हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. और पहले से ही जो पोर्तुगीज थे ना, उन लोगों ने अपना वेस्टर्न एरिया में अपना कब्जा जमा रखा था वहां पे, तो वहां पर उन लोगों का सामान जाया करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का भी. इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट to India in 1498. By the earlier 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French trader arrived on the scene. अब हुआ ये, जो वास्को डी गामा था उन्होंने 1498 में एक सी रूट ढूंढा था इंडिया तक आने का, तो उसके बाद जो 17th सेंचुरी के लास्ट तक डच लोग भी वहां पर आ गए, और उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स भी जो थे इंडिया आने लगे अपना बिजनेस करने के लिए. तो कहीं ना कहीं अब तीन कंपनीज ऐसी खड़ी हो गई हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच एंड फ्रेंच एंड पोर्टुगीज, सॉरी, चार कंपनीज ऐसी हो गई हैं, चार ऐसी ऐसी कंट्रीज हो गई हैं जो क्या कर रही थी, इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी. बट फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो चीज ज्यादा पावर एक्वायर करी इन तीनों के कंपैरिजन में, वो कैसे हुआ वो उसके बारे में अभी इस चैप्टर में आगे हम पढ़ते हैं. The problem was that all the companies were interested in buying the same thing. अब प्रॉब्लम ये थी, परेशानी ये थी कि सारी की सारी कंपनीज इंडिया से सेम ही चीज खरीदती थी, यानी इंडिया में जो भी रिसोर्सेज मिलते थे वो सारी की सारी कंपनीज चाहती थी कि हम लोग लें और उन्हें आगे जाके हाई प्राइसेस पर बेचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हर कंट्री, हर कंपनी चाहती थी. द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप. जो सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉटन और सिल्क होती थी वो इंडिया में प्रोड्यूस होती थी और उसकी यूरोप में बहुत बड़ी एक मार्केट बन गई थी. पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन वर टू इन द ग्रेट डिमांड.
ये पेपर है, क्लॉव्स है, कार्डमम है, सिनेमन है यानी काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, ये सारी की सारी चीजें भी जो थी उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में। सो कंपटीशन जो था ना इनके बीच में और ज्यादा बढ़ गया। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एट व्हिच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। अब हुआ ये कि जब चार कंपनीज किसी एक ही जगह पर आ जाएंगी और वो सेम ही प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जहां से वो प्रोडक्ट खरीद रहे थे वहां पर भी लोगों ने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए कि हम तो हाई प्राइस पे तुम्हें बेचेंगे, अब आगे जाके आप कितने पे बेच रहे हो वो आप देखो। तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया तो खरीदने वाले प्राइस भी जो थे वो ज्यादा लोगों ने बढ़ाने शुरू कर दिया। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लोरिश बाय एलिमिनेटिंग द राइवल कॉम्पिटिटर्स। अब एक ही तरीका था हर कंपनी के पास कि वो इस प्रॉफिट को मेंटेन करके रख सके, वो ये कि जो उनकी राइवलरी कंपनीज हैं यानी जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो उनके साथ ही ये कंपटीशन कर रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से वहां से हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। द अर्ज टू सिक्योर द मार्केट देयरफॉर लेड टू द फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस मार्केट को एक्वायर करने के लिए उन कंपनीज के बीच में कई सारे बैटल्स भी हुए, यानी कई बार लड़ाइयां भी हुई इन कंपनीज के बीच में कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। उन्होंने कहा हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, फ्रेंच बोलते थे हम करेंगे, डच बोलते थे हम करेंगे, पोर्टुगीज बोलते थे हम करेंगे, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो था फिर भी अपना दबदबा वहां पे बना के रखा। Through the 17th and 18th century, they could regularly sank each other's ship, blocked routes, and prevented rival ship from moving with the supplies of गुड्स। और होता ये था कि 17 सेंचुरी के दौरान वो क्या करते थे, जो सी रूट के थ्रू जब सामान आया करता था, जैसा अभी हमने इसमें पढ़ा है, तो वो लोग एक दूसरे के जहाजों को डुबा दिया करते थे ताकि वो लोग वहां तक ना पहुंच सके, या जितना भी सामान वो ले जा रहे हैं वो वहीं पे ही बह जाए, या उन्हें लूट लिया करते थे। और कभी कभार वो क्या करते थे, सी रूट को भी ब्लॉक कर दिया करते थे ताकि लोग यहाँ से ना जा सके। Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortifications। ट्रेड जो था, ट्रेड करने के लिए अब उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें आर्मी भी तैनात करनी पड़ी, क्योंकि कई बार क्या होता था लूट मार हो जाया करती थी आपस में इन कंपनियों के बीच में। और वो लोग अपने पोर्ट्स पर, जो उनके पोर्ट्स थे उनके ऊपर वो क्या करते थे, वहां पे अपनी आर्मी खड़ी करते थे, अपने शिप्स में भी अपने सैनिक या मिलिट्री वाले जो होते थे उन्हें भेजा करते थे ताकि उनके शिप्स वगैरह को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरीके की टेंशन क्रिएट हो गई थी इन चारों के चारों कंट्रीज के बीच में, इन चारों कंपनीज के बीच में ट्रेड के दौरान में 17th सेंचुरी के टाइम पर। This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to tense conflict with the local rulers। अब इसके बीच में क्या हुआ, जो लोकल रूलर्स थे, जो इंडिया में लोकल रूलर्स राज कर रहे थे उस टाइम पर, उनके साथ भी उनके कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए, यानी उनके साथ भी उनकी बातचीत जो थी वो बिगड़ने लगी। क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा था, अब इतना ज्यादा पैसा तो उन्हें अपने शिप्स को बचाने के लिए ही देना पड़ रहा था। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट द ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी ज्यादा दिक्कतें हो गई कि उन्हें ये सारी की सारी चीजें जो है प्रॉब्लम फेस जो थी करनी पड़ी, उन्हें ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो थी उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा। अब उन्होंने एक नई तरीके की नीति अपनाई कि ऐसे अगर हम ट्रेड करेंगे, अगर हम इतना पैसा यहीं दे देंगे या इतना मिलिट्री और पावर हम इस्तेमाल करेंगे इन सामान को ले जाने के लिए, तो ऐसे हमारी कंपनी क्या होगी, लॉस में चली जाएगी। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना व्यापार कैसे शुरू करा। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो लगाई गई नदी के किनारे हुगली रिवर के 1651 में। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच कंपनी ट्रेडर्स नोन एज दैट टाइम फैक्टर्स ऑपरेटेड। उस टाइम पर इस जगह को फैक्टर्स ऑपरेटेड बोला जाता था, यानी कि कंपनी के जो ट्रेडर्स होते थे वो लोग वहीं पे रहा भी करते थे और वहीं पे सारा उनका माल जो था क्या होता था, उतरता था। क्योंकि नदी के किनारे था तो सी रूट के थ्रू भी वो इजिली वहां से शिप्स के थ्रू ट्रेवल कर सकते थे, और ये इनके लिए भी इजी हो जाया करता था क्योंकि उसमें उनकी कॉस्टिंग कम लगती थी। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। फैक्ट्री में एक वेयर हाउस बनाया जाता था जहां पर उनके गुड्स रखे जाते थे जो बाहर जाने के लिए स्टोर करे जाते थे, वहां पे रखे जाते थे।
एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और वहाँ पे ऑफिसेज भी होते थे जहाँ पे कंपनी के ऑफिसर्स जो होते थे वहाँ पे रुकते थे. एज अ ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा, द कंपनी परसुएटेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल द नियर द फैक्ट्री. और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा तो कंपनी ने बोला कि एक काम करते हैं, मर्चेंट और ट्रेडर्स जो हैं उन लोगों को इस फैक्ट्री के आसपास में जमीनें दिला देते हैं और वो लोग वहीं पे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, वहीं पे रहना शुरू कर देंगे. क्योंकि आना जाना मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के लिए क्या हो रहा था, कॉस्टली हो रहा था. इसलिए मर्चेंट और ट्रेडर्स ने भी क्या करा, वहां पर ही अपने नियर बाय फैक्ट्री के घर वगैरह बना लिए और वहां पे अपना छोटा मोटा जो काम था या जो वेयर हाउसेस बोलते हैं छोटे ट्रेडर्स के, जैसे गोदाम वगैरह बोला जाता है, वो उन्होंने वहां पर सेटअप करने शुरू कर दिए. By 1696, it began building a fort around the settlement. उन्होंने क्या करा, एक किला बनाना शुरू कर दिया उसी के पास में. 2 years later, it bribed Mughal officials into the giving the company जमींदार्स right over 3 villages. और 2 साल बाद उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स को, यानी जो मुगल राजा थे उनके जो ऑफिसर्स थे उनको ब्राइब करना शुरू कर दिया, यानी रिश्वत देनी शुरू कर दी. और 3 गांव के ऊपर अपनी कंपनी ने जमींदारी ले ली, यानी अपना हक लेना शुरू कर दिया कि अब यहाँ की जमींदारी हम लोग संभालेंगे. उन्होंने पैसा वगैरह दिया मुगल ऑफिशियल्स को कि आप ये पैसा रख लो और यहाँ की देखरेख अब हम कर लेंगे. वन ऑफ दीज वॉज कालिकाता, विच लेटर ग्रीव इन द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज टुडे नोन एज. वहां पर उनमें से एक सिटी थी कालिकाता, जो बाद में कलकत्ता या आज कोलकाता के नाम से जानी जाती है. इट इज परसुएटेड दैट द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. वो ये चाहते थे कि मुगल एम्परर औरंगजेब जो है ना एक फरमान जारी कर दे, एक रॉयल ऑर्डर दे दे कि कंपनी जो है ट्रेड करे ड्यूटी फ्री, यानी उसे कोई टैक्स ना देना पड़े. इस तरीके के फरमान वो लोग चाहते थे. The company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privilege. Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty-free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. अब औरंगजेब ने जो फरमान जारी कर दिया, ठीक है आप ड्यूटी फ्री टैक्स कर लो, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर लो, बट जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ना उन लोगों ने ना अपना खुद का भी एक बिजनेस सेटअप कर दिया था साइड बाय साइड. लेकिन उन लोगों का जो बिजनेस था उसके लिए तो उन्हें ड्यूटी देनी पड़ती थी, यानी टैक्स देना पड़ता था. दिस दे रिफ्यूज टू पे, अब उन्होंने वो देने से मना कर दिया. कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा भारी रेवेन्यू का लॉस हुआ किसको, बंगाल को. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट. अगर ऐसा होगा तो किसी भी जगह का बंगाल का नवाब हो या कहीं का भी नवाब हो, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेगा. अब आपका घर है, आपके घर में अगर किसी ने कोई फैक्ट्री सेटअप करी हुई है, आपकी लैंड पर कोई फैक्ट्री सेटअप करता है और आप कहते हो सर कि आप ड्यूटी फ्री जो है काम कर सकते हो, ठीक है आप टैक्स फ्री काम कर सकते हो, तो आपने कंपनी को परमिशन दे दी. बट उस कंपनी के अंदर रहने वाले लोग अगर वही सेम काम करने लग जाए तो आप उनसे तो टैक्स लोगे. लेकिन अगर वो भी टैक्स देने से मना कर दे तो कहीं ना कहीं आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे, यानी आप उनसे लड़ोगे झगड़ोगे कि भाई ऐसा नहीं होगा, आपको टैक्स देना है. बस मैंने ये जो ऑर्डर निकाला है वो किसके लिए निकाला है, वो तो मैंने कंपनी के लिए निकाला है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निकाला है. ये ऑर्डर आपके लिए नहीं है, आप ऑफिशियल प्राइवेट कर रहे हो तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन वही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स है वो भी कम नहीं थे. उन लोगों ने बोला कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निकाला है तो हमारे लिए भी निकालो. कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी वहां पर. तो इसको आगे कैसे उन्होंने देखा या क्या हुआ उसमें पढ़ते हैं आगे चैप्टर में. फरमान, अ रॉयल एडिक्ट और अ रॉयल ऑर्डर. फरमान क्या होता है, एक रॉयल ऑर्डर, यानी जो जैसे क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था उसी को मुगल्स फरमान के तौर पर दिया करते थे, उसको फरमान बोला जाता था जब वो मुगल्स लोग दिया करते थे. और वो जो ब्रिटिशर्स देते थे वो तो उसे चार्टर बोला करते थे. अभी आप फोटो देख सकते हैं, लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप इन मद्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन इन 1867. तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है कि लोकल बोट्स जो थी वो सामान ला रही है शिप्स के थ्रू मद्रास में, तो उन्होंने दिखाया है. ये फोटो यहाँ पर दी हुई है, ये हम देख सकते हैं. हाउ ट्रेड लेड टू बैटल. अब ट्रेड जो था ना वो ट्रेड होते होते लड़ाइयों के ऊपर कैसे आ गया, यानी लड़ाइयां क्यों होने लगी ट्रेड होते होते, तो ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम पढ़ते हैं. थ्रू द अर्लियर 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified.
After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab asserted their power and autonomy as the regional power were doing at the time. 18वीं शताब्दी में कॉन्फ्लिक्ट जो थे कंपनी और नवाबों के बीच में ज्यादा हो गए, यानी उनके बीच में तनाव ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, बंगाल के जो नवाब थे उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने अपनी पावर जो थी उन्होंने ऑटोनॉमी स्टार्ट कर दी कि अब जो जो जिस जिस जगह का नवाब था ना, उसने वहां वहां के लिए रूल बनाने शुरू कर दिए। पहले क्या होता था, अकबर के औरंगजेब के टाइम में वो लोग जो रूल बनाते थे वो इंडिया में सब जगह लागू हो जाया करता था। अब उन्होंने अपने अपने खुद के रूल्स बनाने शुरू कर दिए। मुर्शीद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शीद कुली खान जो किसको फॉलोड बाय, मतलब किसके बाद थे, अली वर्दी खान के, और सिराजुद्दौला जो थे क्या थे, नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये तीनों ये सारे के सारे जो थे क्या थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। उन्होंने कंपनी को बोला अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप बहुत थोड़े से, यानी मिंट कॉइन्स, जरा से कॉइन्स दे के आप हमें, लालच जरा सा दे के आप हमारे साथ ट्रेड नहीं कर सकते। जो ट्रेड के लिए हमने रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस बनाए हैं वो आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। तो ये रॉबर्ट क्लाइव की फोटो है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बनाई हुई है। अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीड, दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल, अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। अब वही हुआ, कंपनी जो थी उसको बुरा लगा ये चीज कि यार ये तो हमें बिजनेस नहीं करने दे रहे। कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स। उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है सर हम लोग टैक्स नहीं देंगे। कंपनी ने साफ डिनाई कर दिया। राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल। और वो मतलब उल्टी सीधी बातें लिखने लगे, जब उनका फरमान यानी लेटर वगैरह जाया करता था तो उसमें वो लोग उल्टी सीधी बातें लिखने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, नवाब ह्यूमिलिएट होने लगे। और नवाब के साथ जो नवाब के ऑफिशियल्स थे ना, मुगल ऑफिशियल्स जैसे हुआ करते थे और कंपनी के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, इसी तरीके के नवाब के साथ जो लोग रहा करते थे, यानी जो उसका काम वगैरह देखते थे उसके दरबार का, तो वो लोगों के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करने लगे। अब उससे क्या हुआ, द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि जो लोकल रूलर्स है ना, उनकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनी की जो बिजनेस है वो खराब हो रहा है, ट्रेड जो है बर्बाद हो रहा है। एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। ये ट्रेड तभी ठीक से चल सकता है जब इसके ऊपर से आप क्या हटा दो, ड्यूटीज हटा दो। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड द ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स। उन्होंने कहा सर ये तभी हो सकता है, कन्विंस करा इस बात पे कि हमें एक तो ट्रेड करने के लिए एक्सपेंड करने दो, हमें एरिया बढ़ाने दो, और हमें गांव भी दे दो आप थोड़े बहुत, जहाँ पे हम क्या कर सके, अपनी कंपनीज वगैरह सेटअप कर सके, अपने फोर्ट्स बना सके। द conflict led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey। और ये कन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा हद से बाहर हो गया कि पहली बैटल हो गई बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें कि ये सारी चीजें कैसी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।